नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। बीजेपी किस तरह से नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर अपने काम निकलवा रही है या किस तरह से दबाव की राजनीति वो कर रही है, इसका एक एग्जाम्पल तो आपने कल देख ही लिया कि किस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ इलेक्शन से 6 महीने पहले और उसमें तमाम बीजेपी कोटे से ही मंत्री बनाए गए और आज उनको विभाग का बंटवारा भी कर दिया गया, उनको उनके विभाग दे दिए गए क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि 6 महीने पहले इस तरह से जातीय समीकरण साध कर और अलग अलग जातियों से अलग अलग 7 मंत्री बनाकर अलग अलग क्षेत्रों से इन चेहरों को लाकर वो अपने वारे न्यारे कर सकती है। उसको इस तरह से एक कह सकते हैं कि इल्हाम हो चला है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो है तो कल का, जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था और इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार पर किस तरह की दबाव की राजनीति की जा रही है और नीतीश कुमार कितने असहाय, कितने मजबूर नजर आ रहे हैं। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे, देखिए इस वीडियो को। नीतीश कुमार इसमें किस तरह से जवाब दे रहे हैं और किस तरह से वो झल्ला रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार को शायद ही आपने ऐसा करते हुए देखा हो। उनके साथ आरिफ मोहम्मद खान भी हैं, जो कि नए नए राज्यपाल वहां के बिहार के बने हैं। उन्हें भी एक मकसद के साथ वहां पर भेजा गया है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति पूरी तरीके से कर रही है क्योंकि उसको ये लग गया है कि अब उसने भरपूर इस्तेमाल नीतीश कुमार का कर लिया है। अब वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और 122 के जादुई आंकड़े को वो छूना चाहती है। लेकिन उसको साथ साथ ये भी पता है कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी का ग्राफ लगातार डिप होता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है और तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये ताजा सर्वे किया है सी वोटर ने, जिसमें सी वोटर ने ये सीधे तौर पर बताया है कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी धड़ाम से गिर गई है, यानी कि बुरी तरीके से नीचे आ गई है और तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी लगातार चढ़ती हुई नजर आ रही है, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी को ये पता है और इसीलिए चुनाव तो होना है अक्टूबर नवंबर में, लेकिन उसने अभी से ही अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री अभी जाते हैं भागलपुर में, बड़ी बड़ी योजनाओं का वहां पर घोषणा करते हैं। जो सम्मान निधि है किसानों की, उसकी 19वीं किस्त की घोषणा भी वहां से की जाती है और सब्ज बाग एक बार फिर से लोगों को दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड के अलावा तमाम राज्य, या मैं कहूं जहां खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी हाल ही में बनी है, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में, उसको बिहार को वो समझने की भूल ना करे बीजेपी, ये जरूर यहां पर कहा जाना चाहिए क्योंकि बिहार की धरती क्रांतिकारी धरती है। वहां पर लोग पॉलिटिकली बेहद सजग हैं और वहां की सियासत भी बिल्कुल अलग तरीके की सियासत है। लेकिन आप वो पहले वीडियो देखिए नीतीश कुमार का, जिसमें वो किस तरह से चिल्लाते हुए मीडिया के सामने नजर आ रहे हैं। देखिए आप जरा। सबको बधाई है। सर अरे अब 7 मंत्री हुए हैं, सबको बधाई है। क्या लग रहा है कि 2025 में इसका फायदा सबको बधाई है। सर अरे अब 7 मंत्री हुए हैं, सबको बधाई है। सोचिए आप जरा कि अगर नीतीश कुमार की सहमति से सब कुछ हुआ होता तो क्या नीतीश कुमार इस तरह से जवाब देते हुए नजर आते? क्या वो 1 मिनट ठहरकर मीडिया से बात करके उनके चंद सवालों का जवाब नहीं दे सकते थे? क्या इससे पहले नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया है? नीतीश कुमार मीडिया के सामने आके जब मर्जी उनकी होती है सवालों का जवाब देते हैं, या फिर जब उनकी मनमर्जी का काम हो रहा होता है तब वो उसका इस तरह से चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए जवाब देते हुए नजर आते हैं। लेकिन 2024 के बाद से 12 सांसद उनके पास हैं। एक बार फिर से जब से उन्होंने पलटी मारी है तब से नीतीश कुमार की स्थिति कुछ इसी तरह की नजर आ रही है और अब उनको लग रहा है कि अपने बेटे को वो लॉन्च करके अपनी जेडीयू जो है, जो उनकी पार्टी है, उसमें नई जान फूंक सकते हैं क्योंकि लगातार उनके बेटे निशांत कुमार जो हैं वो बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं। पहले जब उनसे पूछा जाता था कि राजनीति में क्या वो आने जा रहे हैं तो वो एक तरह से सीधे तौर पर जवाब ना में दे देते थे, लेकिन अब देखिए वो किस तरह से गोलमोल जवाब दे रहे हैं और उसके साथ साथ आरजेडी की तरफ से जो एक तरह से निशांत को ऑफर दिया गया है
उस पर भी वो ना करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि मसलहत के तहत एक बीच का सा एक समझदारी वाला जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए आप उनको भी। प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे हाँ, और उन्होंने अच्छा, आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा काम किया उन्होंने जी। कामों की तारीफ तो भी की है। हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलिए, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार। और आपके लिए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे जनता के बीच। अरे चलिए। ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है। जनता देखेगी कौन क्या कहता अगर है। जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे देखिए, जवाब का नाम में जवाब नहीं दे रहे हैं जो सवाल उनसे पूछा जा रहा है। और तेज प्रताप यादव, जाहिर सी बात है उनको उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है, लेकिन फिर भी जो उनकी तरफ से ऑफर दिया गया उस पर जब जवाब उनसे मांगा गया तो आप देखिए कि कैसे मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि तो जनता की अदालत में इसका फैसला होगा। यानी कि मना करते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अगर वो सत्ता में लौटती है, इसमें अगर लगाना बेहद जरूरी है, तो नीतीश कुमार को वो किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है। महाराष्ट्र के फॉर्मूले के साथ साथ जिस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ किया गया है, और नीतीश कुमार को ये बहुत अच्छे से मालूम है। पिछली बार की भी अगर हम बात कर लें, 2020 की भी, उसके भी एक आपको पिक्चर आपके सामने रखना बेहद जरूरी है। अगर हम पिछली बार की बात करते हैं तो बीजेपी 74 सीटों पर जीती थी। जेडीयू की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 43 सीटें ही उसको हासिल हो पाई थी, और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी आरजेडी 75 सीटों के साथ। कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें मिली थी और एलजेपी को सिर्फ 1। वहीं वोटिंग परसेंटेज आपकी बात अगर हम करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी को मात्र 19%, जेडीयू को 15%, आरजेडी को 23% वोट मिले थे परसेंटेज की जब हम बात करते हैं। कांग्रेस को 9%, एलजेपी को 6%। यानी कि वोटिंग परसेंटेज में भी एलजेपी ने बीजेपी को पूरी तरीके से पछाड़ दिया था। इसीलिए जो अभी हाल ही में जो बिहार के इंचार्ज बनाए गए हैं, प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस के, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, अल्लाह वरू जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे और एनडीए के अगर हम वोटर्स में या वोटिंग परसेंटेज में या कितना जो फर्क रह गया था, अगर उसकी बात करें तो सिर्फ 12,000 वोटर्स का फर्क रह गया था, और उसको इसको पार कर पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। सुनिए आप जरा क्या कुछ उन्होंने कहा है। सिर्फ 12,000 वोट हमारे सत्ता में आने के और विपक्ष में रहने का अंतर। इसको बदलना मुश्किल नहीं। और अगर आप ठानो तो बेगूसराय, समस्तीपुर और खगड़िया से ही ये 12,000 वोटों का भरपूर।
तो आपने कृष्णा लवेरू को आपने सुन लिया और वो कह रहे हैं कि सिर्फ 12,000 वोट्स का ही डिफरेंस था और इसको पाट पाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये तो चंद असेंबली से ही इसको यूं ही कवर किया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हराया जा सकता है। ये साफ तौर पर कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि उसकी हालत बेहद खस्ता है इस बार बिहार में और महागठबंधन लगातार बढ़त बनाए हुए है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी भी बेहद सक्रिय नजर आ रही है। उसको ये साफ तौर पर लग रहा है कि 2020 में जो उसका परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं रहा, वो अब अपने परफॉर्मेंस को सुधारना चाहती है। खासतौर पर दिल्ली में जिस तरह से उसका परफॉर्मेंस रहा है और हरियाणा में वो जीत की कगार पर खड़े होकर भी वो हार गई और महाराष्ट्र की भी तस्वीर उसके सामने है। ऐसे में हिंदी पट्टी का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार, जिसके बाद बिहार की जीत और हार बहुत मायने रखती है क्योंकि उससे सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत बदलने जा रही है। वो एक बैसाखी जिस पर केंद्र की सरकार टिकी हुई है, वो अगर पलट जाती है तो केंद्र की सरकार गिर सकती है और भी बहुत सारे मोहरे हैं जो गिर सकते हैं, जो इंतजार में बैठे हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से एक तरह से डिक्टेटर की तरह काम करती हुई जो ये सरकार नजर आ रही है, उससे जो घटक दल हैं वो भले ही ईडी, सीबीआई, आईटी इन सब के डर से उनके साथ खड़े नजर आ रहे हों, लेकिन जैसे ही उन्हें सांस लेने का मौका भी अगर कहीं मिलेगा तो वो पलटी खाने में 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगाएंगे। ये साफ तौर पर दिख रहा है क्योंकि लगातार आप ये देखिए कि हर फ्रंट पर ये सरकार बिल्कुल एक तरह से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चाहे अमेरिका की हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, इकोनॉमी का क्या हाल है और लगातार जिस तरह से बाजार लगातार क्रैश हो रहा है। सोने के आप देखिए दाम कहां से बढ़े हैं, रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत किस तरह से बढ़ गई है और लगातार जिस तरह से नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस साफ तौर पर ये बताने के लिए काफी है कि भले ही कुंभ की झूठी कामयाबी आपको दिखाकर आपकी आंखों पर पर्दा बांधा जा रहा हो और उसको बहुत ही सेलिब्रेट किया जा रहा हो, लेकिन असल हकीकत कुछ और है। क्योंकि आपको बताया जा रहा है कभी 55 करोड़ कभी 60 करोड़ लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई है, यानी कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान, ये तकरीबन आधे हिंदुस्तान के लोगों ने डुबकी लगाई। और कहां, सिर्फ प्रयागराज में 20 से 22 करोड़ की ही आबादी है उत्तर प्रदेश की, और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ अकेले प्रयागराज में इन 45 दिनों में 55 से 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इसमें सच्चाई कितनी है। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए और हम जानेंगे कि बिहार की राजनीति फिलहाल किस तरफ जा रही है, महागठबंधन कहां खड़ा है, तेजस्वी का ग्राफ जो बढ़ रहा है उससे और नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी जिस तरह से घट रही है, उससे आने वाली बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने जा रहा है। 3 खास मेहमानों को स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट केपी मलिक जी मौजूद हैं। केपी मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। पीयूष पंत जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पीयूष जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। और अनिल सिन्हा जी, जाना माना चेहरा, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत केपी मलिक जी आपसे करूंगी, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी सियासत को, आने वाले इलेक्शन को? क्योंकि सी वोटर का सर्वे ये बता रहा है कि लगातार नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी का ग्राफ बुरी तरीके से नीचे गिरा है और तेजस्वी का बहुत बड़ा है। क्या ये भी आप वजह देखते हैं कि बीजेपी, जाहिर सी बात है उसका ये ख्वाब है कि वो बिहार में अपने दम पर सरकार बनाए, लेकिन उसको अब ये भी लग रहा है कि नीतीश के सहारे अब बहुत ज्यादा गाड़ी आगे चलने वाली नहीं है। भले ही उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन उनको मुख्यमंत्री तो नहीं बनाने जा रहे। ये तमाम तरीके से वो बता रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार कुछ फैसले लेने की स्थिति में है या असहाय, मजबूर, इसी तरीके से वो नजर आते रहेंगे? जी अनम्यूट कर लीजिए। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी बुशरा जी, अगर आप देखें नीतीश कुमार जी को, अगर आप देखें नीतीश कुमार जी आने वाले समय के एकनाथ शिंदे और नवीन कुमार पटनायक की भूमिका में मुझे नजर आ रहे हैं। दूसरा, आपको यह देखना होगा, आज नीतीश कुमार जी कोई भी फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी कोई भी फैसला लेते हैं, वो आरजेडी के साथ जाने की बात करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से अलग जाने की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनको निपटाने में देर नहीं लगाएगी। आपको याद रखना चाहिए, अभी 8 महीने के करीब का समय है जब बिहार में चुनाव होना है।
तो अगर नीतीश कुमार जी कुछ भी दाएं बाएं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहां राष्ट्रपति शासन लगा के कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है। आपको मालूम होना चाहिए कि उनके लगभग ज्यादा से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े हुए दिखाई देते हैं। उनके साथ जितने विधायक हैं उनमें से अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े नजर आते हैं आपको। तो इसलिए नीतीश कुमार जी घिर चुके हैं। नीतीश कुमार के एक तरफ कुआं एक तरफ खाई दिखाई दे रही है। इसलिए नीतीश कुमार जी आज की तारीख में कोई भी फैसला कोई भी डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे। नीतीश कुमार को अगर अपना राजनीतिक कैरियर जो बचा हुआ है उसको बचाना है और अपने बेटे को राजनीति में उतारना है तो उनको एक नया डिसीजन लेना पड़ेगा। और वो मुझे लगता है कि महीना 2 महीना 2.5 महीना पहले ही वो लेंगे और निश्चित तौर पे वो तेजस्वी यादव और अपने बेटे की जोड़ी बना के ही चुनाव वहां पे लड़ेंगे। और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस भी वहां उनका साथ देगी, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति हम जिस प्रकार से देख रहे हैं कि कांग्रेस ने अब ये शुरू कर दिया है, एकला चलो की राजनीति कांग्रेस ने शुरू की है। आप देखें दिल्ली में जिस तरह से वो की है, आगे यूपी में भी उनका ये प्लान है। तो वो इस तरह की नीति मुझे नहीं लगता कि बिहार में करेगी, क्योंकि कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में अभी बिहार में नहीं है। तो मुझे लगता है कि भाजपा को दूर रखने के लिए इस तरह का कदम कांग्रेस बिहार में ले सकती है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जिस प्रकार के पिछले दिनों बयान, चाहे तेजस्वी यादव के बयान हो, चाहे आप नीतीश कुमार के बेटे निश्चित कुमार के बयान हो, इसमें कोई भी तलखी आपस में हमें नजर नहीं आती है कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह के वो बयान दें जो कड़वाहट कहीं बढ़े। कहीं ना कहीं लगता है कि नूरा कुश्ती चल रही है और दोनों ओर से इस तरह की चीजें हैं कि कल को अगर दोनों को साथ आना पड़े कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अभी हमें इसमें थोड़ा देर देखना पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी मौके की तलाश में है। जिस प्रकार से आपने देखा अभी तो प्रधानमंत्री ने अपने दौरे शुरू किए हैं। अभी किसानों को बिहार में जाके तोहफा दिया है, उनके अकाउंट में 6-6 हजार रुपए डाले हैं। बिहार जाना जरूरी था। इसके अलावा तमाम दूसरी घोषणाएं की हैं। इसके अलावा आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डलवा के 7 मंत्री बनाए और 7 में से खास वो व्यक्ति हैं जो कभी नीतीश कुमार के हमदर्द और नीतीश कुमार के खास हुआ करते थे और आज वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े हुए हैं। दूसरा आपने देखा होगा कि जिसको मंत्री बनाया गया है नंबर 1 पे, वो कुछ दिन पहले कुर्मी समाज का महासम्मेलन कर रहे थे। तो पहले लोगों को ये खबर लग रही थी, इस तरह की चर्चाएं चलाई गई थी कि नीतीश कुमार जी अलग से चुपचाप ये सम्मेलन करा रहे हैं ताकि कुर्मियों को जगाया जा सके। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को मजबूत कर रही है और नीतीश कुमार को किनारे लगाने का एक उनका प्रोग्राम है। तो ये तमाम जो हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो पुरानी परिस्थितियां हैं और आज की जो भारतीय जनता पार्टी है बहुत दबाव में है। चाहे आप अमेरिका का दबाव लीजिए, चाहे भारत का दबाव लीजिए, चाहे आरएसएस का दबाव लीजिए, चाहे सहयोगी संगठनों का दबाव लीजिए, चाहे जनता का दबाव लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी पुराने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूत स्थिति, चाहे वो तमाम शाम दाम धन भेद चलाए, बिहार में वो कोई बहुत बड़ा कुछ कर पाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता फिलहाल। जी, तो बिहार में वो बहुत कुछ बड़ा कर पाएगी ऐसा आपको नहीं लग रहा है। अनिल जी, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? क्योंकि पिछली बार 2020 की तस्वीर रखना बेहद जरूरी था, इसलिए मैंने ये रखा कि कितनी सीटें आरजेडी को मिली थी और कितनी सीटें जेडीयू को और भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। वोटिंग परसेंटेज की भी, वोट जो उनको वोट्स मिले हैं उसकी परसेंटेज की भी अगर हम बात कर लें तो उसमें भी आरजेडी और बीजेपी में अच्छा खासा फर्क नजर आता है। और अब तो उसको 5 साल बीत गए, हालांकि बीच में 17 महीने सरकार चलाई जेडीयू और महागठबंधन ने मिलकर, लेकिन और उसको बिहार के लोग अभी तक याद करते हैं। जिस तरह से नौकरियां दी, जिस तरह से युवाओं के लिए काम किया और जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ तेजस्वी यादव का बढ़ा और वो अभी भी बरकरार है। भले ही लोकसभा में उन्होंने अपनी ही गलती की वजह से वो नंबर हासिल ना किए हों जिसकी उम्मीद थी, लेकिन अभी की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं, चाहे महागठबंधन हो, एनडीए हो या नीतीश हो? देखिए, ये बिहार में बीजेपी, मैं मलिक जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि बिहार में कोई बहुत बड़ा चमत्कार करने की स्थिति में बीजेपी नहीं है। क्या है कि उनके पास कोई लीडर नहीं है। वो ऐसा फेस उन्होंने बहुत ट्राई किया। सुशील मोदी को उन्होंने कमज़ोर किया, मतलब सुशील मोदी तो रहे नहीं, लेकिन सुशील मोदी को वो अपना फेस बना सकते थे जिस समय, उस समय भी नहीं बनाया। तो सुशील मोदी के बाद अब उनके पास कोई ऐसा नेता भी नहीं है जिसका कि
एक स्टेट लेवल का स्ट्रक्चर हो, मतलब स्ट्रक्चर हो। और उनके बाद जो उन्होंने ट्राई किए, सम्राट चौधरी, ये मतलब बहुत सारे लोग उन्होंने ट्राई किए, लेकिन कोई जो है बीच में उन्होंने ओबीसी का भी बनाया था। उनका नाम भूल रहा हूँ अभी, वो कटिहार वाले। तो वो सब सब कोशिश की उन्होंने, उप मुख्यमंत्री बनाया था पिछले बार में, लेकिन ये सब करने के बाद भी कोई वो ऐसा नहीं कर पाई बीजेपी जिसमें कि कोई अल्टरनेटिव फेस हो या एक अपर हैंड हो सके, ऐसा उनका लीडरशिप हो। उनके सारे लीडर्स हैं बहुत मीडियोकर किस्म के हैं। गिरिराज सिंह बहुत विजिबल है, लेकिन इतना डिविसिव है। ये भूमिहार जाति से आते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, उनको ओबीसी नेता नहीं मानेगा, तो इसीलिए वो कुछ कर नहीं सकते, मतलब उनका भी कोई चांस नहीं है। तो बीजेपी के पास कोई लीडरशिप नहीं है जो कि काउंटर कर सके तेजस्वी को। तेजस्वी निश्चित तौर पर उभरे हैं और उनका एक कम से कम उनकी स्थिति बनी हुई है, एक अल्टरनेटिव जो बिहार की लीडरशिप लेने वाला। लोग मानकर भी चल रहे थे कि नीतीश के जाने के बाद तेजस्वी आ गए हैं, लालू प्रसाद जी की तबीयत खराब है। तो ये जो है उनकी एक तो लीडरलेस, मतलब लीडर कोई ऐसा स्ट्रक्चर का नहीं है। दूसरा कि कोई प्लैंक भी जो हिंदुत्व का जिस पर कि पूरे देश भर में कॉमनलाइज करती रहती है और जो बनाती है नैरेटिव, वो बिहार में बहुत ट्राई किया है। हर एक सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा सब में हमारे यहाँ कभी भगवा लेकर के झंडे लगाने वाला कभी परंपरा नहीं रही है। खूब लोग, मतलब दुर्गा पूजा तो बहुत ही मनाया जाता है, जैसे गणेश मनाया जाता है, गणेश उत्सव महाराष्ट्र में, उसी तरह से दुर्गा पूजा वहाँ मनती है। लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं कर पाया। तो और उन्होंने ट्राई किया, मतलब पूरा पैसा झोंका है। एक उन्होंने प्रशांत किशोर भी को ले आए हैं, जो एक तरह का एक डमी जो है, जो जिस तरह से केजरीवाल के जरिए दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बनाया था, वही कोशिश, वो एक्सपेरिमेंट वहाँ करने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे उनका भी कहता है फुस हो जाना, वैसा ही हमको लग रहा है। मतलब प्रशांत किशोर भी कुछ कर पाए, मतलब कुछ उनकी बन गई हो हैसियत, ऐसा लग नहीं रहा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे कि जो अपर कास्ट वोट बैंक है इसका, क्या कहते हैं, बीजेपी का ही, उसी में सेंध मारेंगे। तो इसीलिए हमको लग रहा है थोड़ा स्लो डाउन भी हुआ है, क्योंकि बीजेपी को अभी अंदाजा लग गया है कि दूसरे लोगों में वो अपनी ये नहीं बना पा रहे हैं, जगह नहीं बना पा रहे हैं, वो तो इनके ही लोगों को। और मेरी जो जानकारी है, मतलब क्या है, एक चीज जान लीजिए, बिहार ऐसा है कि एकदम पॉलिटिकल स्टेट है। पॉलिटिकल स्टेट इन द सेंस है कि कलकत्ते में मजदूरी करता है, दिल्ली में मजदूरी करता है, केरल तक में हिंदुस्तान का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पर कि बिहार का मजदूर या बिहार का आदमी काम नहीं कर रहा है। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो मजदूरी हो, इसमें बिहारी आपको मिल ही जाएगा। और ये इसीलिए कि बिहार में कुछ नहीं है, मतलब ये बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ बराबर नीतीश जी कहते हैं, लेकिन क्या काम हुआ है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अभी पिछले दिनों मैंने कोई यात्रा रेल की नहीं की है। जब भी मैं रेल की लाइन में यात्रा किया करता था, तो ये जो है रेल खड़े होने पर किसी भी, मैं आपको बता रहा हूँ, पुणे हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, किसी भी शहर में, वो अगर दो लाइन अगर लगी हुई है टिकट खरीदने की, तो आपको दो आदमी के बाद तीसरा आदमी मिलेगा बिहार का, क्योंकि वही जो है सो आ जा रहा है। ये आप किसी भी जगह चले जाइए, और कहीं भी पान की दुकान है या रियल एस्टेट में मजदूरी करने का मामला है, आप चले जाइए, एक राउंड चक्कर लगाइए, या गंजी बेच रहा हो और क्या कहते हैं अंडर पैंट बेच रहा हो बॉम्बे में, तो आपको बिहारी 10 में से 5, 2, 3 बिहारी पानी पूरी लगाने वाला, नहीं तो नहीं होगा, कोई पैसा नहीं है तो पानी पिला करके पैसा लेने वाला, 5 रुपया में 1 रुपया में ठंडा पानी पिलाने वाला दिल्ली में आपको मिल जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में मिलेगा। तो ये है स्थिति। लेकिन वो अगर चाय की दुकान पर अगर बिहार में कहीं भी आप जाएंगे, तो वो आप ट्रम्प, अगर मतलब गारंटी मैं आपको बोल सकता हूँ, वो ट्रम्प से लेकर के शी जिनपिंग तक की चर्चा कर रहा हो निश्चित तौर पर। तो ये स्टेट है बिहार। तो इस स्टेट में आपको पॉलिटिक्स करने के लिए थोड़ी चाहिए, मतलब उसमें कुछ दम चाहिए। बीजेपी नहीं कर पाई, और वो दुर्गा पूजा और क्या कहते हैं
छठ पूजा और घाट बना देने से या कुंभ में नहा लेने से उस मतलब नहवा देने से काम नहीं चलने वाला है। तो बिहार में रियल पॉलिटिक्स होती है ग्राउंड पर, और फाइट भी है। वहाँ धमका नहीं सकते आप, किसी को भी धमका नहीं सकते। वहाँ अगर जिस तरह से इन्होंने बाकी जगह कर लिया है उस तरह से ईवीएम में कर सकते हैं, लेकिन पैसा दे करके या वायलेंस करके बीजेपी नहीं जीत सकती है। मतलब आरएसएस वहाँ चाह कर भी नहीं कुछ कर सकती है, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। ऐसी स्थिति में बीजेपी क्या करेगी? आप लोगों से मैं सिर्फ इतना ही सहमत नहीं हूँ कि ये जो आपने कहा कि नीतीश की ताकत खत्म हो, नीतीश अभी भी बिहार में एक रिको आ रहा है। जी नहीं, किसी का खुल गया है ये। हाँ, तो ये जो है आपको कोई ऐसा मतलब नीतीश ही है जिसके सहारे वो ये कर सकती है, चुनाव जीत सकती है। ये आप लिख लीजिए। अभी भी ओबीसी जो अति पिछड़े हैं और महादलित है, मतलब डोमिनेट कास्ट से अलावा जो भी कास्ट है उसकी कंस्टिट्यूएंसी या वीमेन की कंस्टिट्यूएंसी वो नीतीश के ही नाम पर वोट करेगा, जो मतलब उसको ला सकते हो। कितना उनको करेगा, कितना। लेकिन अनिल जी, पिछली बार भी 43 सीटें आई थी। ग्राफ तो लगातार नीतीश कुमार का गिर रहा है। अगर पिछली बार 43 आई, बड़े भाई की भूमिका में पिछली बार थे, इस बार तो छोटे से भी छोटे भाई की भूमिका में वो नजर आने वाले हैं, ये साफ लग रहा है। तब तो उनका परफॉर्मेंस पिछली बार से भी खराब होगा, ये तो बिल्कुल तय है। एंटी इनकम्बेंसी है, 19 साल से है वो। एक मिनट, उसका आपने इक्वेशन देखा नहीं। बीजेपी ने इसको चिराग पासवान को खड़े करके जेडीयू की एक तो नैरेटिव बिगाड़ दी, जो जहां पर चिराग पासवान कैंडिडेट नहीं भी थे वहां भी क्या कहते हैं, जो पासवान वोटर्स था वो जेडीयू के कैंडिडेट को वोट नहीं किया, तो वो जो है उनको हराया बीजेपी ने। बीजेपी को पता था कि बीजेपी के लगभग बराबर सीटें ले सकते थे वो, तो इसीलिए उन्होंने उसका इंतजाम किया कि उनको पीछे लाना है। उसमें उनके कई सीटें गई। दूसरा है क्या कि जितना पैसा खर्च कर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स पे खर्च किए, उतना पैसा वो खर्च जेडीयू नहीं कर पाई। तो इसीलिए मैं नहीं मानता कि वो जो ये है क्या कहते हैं, जो पिछले इलेक्शंस में जेडीयू के साथ हुआ वो मतलब रियल था वोट। लेकिन हाँ, ये बात से आपसे सहमत हूँ कि जेडीयू एज ए पार्टी और क्या कहते हैं नीतीश एज ए लीडर श्रिंक बहुत हुए हैं, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी भी जो कुछ भी एनडीए को मिल रहा है वो अति पिछड़ों का या दलित, इसका क्या कहते हैं वो ये का महिलाओं का, वो उनको ही आगे रख के मिलेगा। अगर बीजेपी अगर इस मतलब मैं मुझको है भी नहीं कि वो मुगालते में है, वो निश्चित तौर पे उनका एकनाथ शिंदे करना चाहते हैं। वो उसका एकनाथ शिंदे करना चाहते हैं ना, चुनाव लड़ेंगे उनके मुख्यमंत्री काल उनको बनाए रख करके, और क्या कहते हैं बाद में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। वो एकनाथ शिंदे एकदम परफेक्ट ये है। लेकिन एकनाथ शिंदे वाले में वो मैं समझ रहा था कि नीतीश बहुत बीमार हो गए हैं, कोई राजनीतिक फैसला नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन निशांत के आ जाने के बाद हमको लग रहा है कि जितना बीमार उनको समझा जा रहा है उतना बीमार नहीं है। उन्होंने अगर अपने बेटे को लाने के बारे में तय किया है, जो कि लगभग उसने एंट्री मार ही दी है, वो तो बोल ही रहा है। जो दो महत्वपूर्ण जो डिमांड है कि उनको मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित करो, और दूसरा जो है तो क्या कहते हैं उन्होंने बहुत काम किया है। ये जो दोनों बातें जो उन्होंने कही है वो उससे, और वो एनडीए को करना चाहिए। दूसरा पोस्टर्स वगैरह भी लग गए उनके पक्ष में, निशांत के पक्ष में। इसका मतलब है कि उसकी विरासत सौंपने वाले हैं। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा इसके साथ, बीजेपी के साथ, क्योंकि जेडीयू एज ए पार्टी सरवाइव कर जाएगी अगर निशांत लीडर बनते हैं। क्योंकि के बाद नीतीश के बाद कोई अगर लीडर नहीं आता है, और हिंदुस्तान में जो मैं पैटर्न देख रहा हूँ कि बाप की विरासत, राजनीतिक विरासत बेटे के पास ही जा रही है। वहाँ बहुत प्रयास कर लिया गोपाल ने, वो क्या कहते हैं महाराष्ट्र में राज ठाकरे वगैरह सबने प्रयास कर लिया, लेकिन अंत में विरासत सीधा जो डायरेक्ट डिसेंडेंट है, एकदम कानूनी जो हिंदू इनहेरिटेंस लॉ है उसके हिसाब से हो रहा है, समझ गए ना।
तो इसीलिए वो राजनीतिक विरासत, तो वो अगर ये निशांत को जिस तरह लाया है नीतीश ने, इससे मुझको लग रहा है कि उतने बीमार नहीं है। उन्होंने इंतजाम कर दिया है जेडीयू के सर्वाइवल का, और निशांत के आने के बाद अगर जेडीयू सर्वाइव कर गई तो बीजेपी ये सपना छोड़ दे कि वो जो है मुख्यमंत्री पद, या जो कह रहा था कि बीजेपी अपनी ताकत से बनेगी। महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र में पास लीडर भी था, उनके पास कैडर भी है, और महाराष्ट्र में 10-15 मतलब शिवसेना के साथ मिल करके एक हिंदू पॉलिटिक्स का ये भी वर्चस्व रहा। यहाँ कोई कम्युनिस्ट मूवमेंट नहीं है, यहाँ कोई सोशल जस्टिस का मूवमेंट नहीं था, ये है। वहाँ ऐसा नहीं है। ये सारे अगर आप इक्वेशंस देखेंगे तो हमको लग रहा है ये बीजेपी बहुत ही दिक्कत में है वहाँ महाराष्ट्र बिहार में। तो बीजेपी बहुत दिक्कत में है। बिहार में साफ तौर पर दिख रहा है बीजेपी के पास कोई अपना चेहरा नहीं है, और चेहरा अगर ये मान लें कि दिल्ली में भी नहीं था, लेकिन दिल्ली की स्थिति और बिहार की स्थिति बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है यहाँ पर। और दूसरे तौर पर हम ये देखें कि जिस तरह से अभी निशांत की एंट्री की गई है, उससे बिना कुछ कहे एक ऐसा घाव कह सकते हैं नीतीश कुमार ने बीजेपी को देने की कोशिश की है, जिसका अंदाजा उसको नहीं रहा होगा, क्योंकि उसको तो शायद ये लग रहा होगा कि हम ये दिखाएंगे कि देखिए वो बीमार हैं। जिस तरह से उन्होंने उड़ीसा में करने की कोशिश की कि देखिए वो बीमार हैं, उनकी दिमागी हालत भी ऐसी है, वो भूल रहे हैं, वो ये सब कुछ करें। ये पूरी स्टोरीज जो हैं वो पूरी तरीके से प्लान की जाती हैं। लेकिन अब निशांत की एंट्री हो गई है, और निशांत बाकायदा तौर पर ऐसे ही बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो अपने आप को राजनीतिक तौर पर स्थापित कर रहे हैं, और अपने पिता की पोजीशन को भी असर्ट कर रहे हैं कि उन्हें ही चेहरा डिक्लेयर करके उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर पार्टी जीती है, जनता की अदालत में हम जाएंगे, और आरजेडी के ऑफर को भी वो नकारते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसमें पीयूष जी आप क्या देख रहे हैं? निशांत की एंट्री, तेजस्वी का बढ़ता ग्राफ, और नीतीश कुमार की जो हालत है, और आने वाला इलेक्शन। देखिए बुशरा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाला इलेक्शन बिहार का इतना आसान नहीं है जितने कि पिछले चुनाव थे। बहुत से फैक्टर से सबसे बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कमर कस के पड़ी है कि अपने आधार पे जो है कि वो सरकार बनाने की कोशिश करेगी, और उसके लिए वो प्रयासरत है पूरी तरीके से। दूसरा, जेडीयू कमजोर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं। जिस तरह से हमने देखा, नीतीश कुमार लगातार जो है कि जाते रहे, उनकी मीटिंग होती नहीं रही भाजपा के, चाहे वो अमित शाह हो या नड्डा जी हो। और उसके बाद जो है नीतीश कुमार जो देखिए, जब अभी भागलपुर में जो हुआ है, जिस मीटिंग में मोदी जी के साथ जो है, वो ये उम्मीद से थे कि मोदी जी जो है कि वो कुछ कहें उनके लिए, और जो है कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इस तरह की बात वो अपने मन में संजोए हुए थे, और बहुत कोशिश कर रहे थे वो इस तरह का कि कुछ कर, लेकिन मोदी जी ने इस तरह कुछ नहीं कहा। उन्होंने उनको बस लाडला भल कह दिया, और जो है कि ऐसा कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया या जनता की तरफ इशारा नहीं किया गया कि अगले मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ही होंगे। भले ही नीतीश कुमार, अगर आपने देखा होगा तो जिस तरह से वो बात कर रहे थे, लगातार लग रहे थे कि वो कहीं जो है कि बड़े खिसियाहट में है, और वो प्रधानमंत्री की तारीफ करते करते और अपने को भी उसमें जोड़ रहे थे कि वो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, ये काम करते रहेंगे, केंद्र में ये और यहाँ राज्य में हम। तो वो अपने को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं न कहीं से ये जनता के बीच में जाए कि अगला चुनाव जो है बिहार का, वो नीतीश कुमार की अगुवाई में भी होने जा रहा है। लेकिन ऐसा भाजपा नेतृत्व की तरफ से या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई भी इशारा नहीं हुआ। उसके बाद आप देखिए कि निशांत कुमार कल जो है बात करते हैं वो मीडिया से, और जो है कि लोगों से, वहां वर्कर्स से उनसे बात करते हैं, और मीडिया भी था वहां पे जब वो निकल रहे थे कहीं से। तो वो ये जिस तरह की बात कही उन्होंने पूरी तरीके से, उससे साफ इंडिकेशन हो गया भारतीय जनता पार्टी को कि अब जो है स्थितियां, जिसको वो जेडीयू को खत्म करने का प्लान भारतीय जनता पार्टी बना रही हुई है, अब निशांत कुमार की वजह से, और जिस तरह से उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में सीधे सीधे जो है एनडीए को कह दिया और बीजेपी को कह दिया कि आप डिक्लेयर करो पिताजी को, तो वो तमाम चीजें हुई। आप देखिए शाम को जो है होते होते जो है, आप देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, और उसमें सबसे बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था, नड्डा जी आते हैं दूसरे दिन, परसों की घटना है, नड्डा जी आते हैं और उसके बाद जो है
नीतीश मिलते हैं और नड्डा जी उनको कुछ समझाते बुझाते हैं और जो है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। और देखिए सबसे बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि सातों जो है मंत्री बनते हैं नए, वो सब बीजेपी के हैं। जबकि ये था कि शायद ये कयास लगाए जा रहे थे कि 5 जो होंगे वो बीजेपी के होंगे, 2 जेडीयू से होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि इसके अंदर तर्क ये दिया जा रहा है कि ये एक जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी में जब ये नीतीश कुमार आरजेडी गठबंधन से आए थे, महागठबंधन से इधर आए थे एनडीए में, तो ये हुआ था कि साहब की जितनी हमारी संख्या है उसके हिसाब से मंत्री पद दिया जाएगा, 3 या 4 पर विधायक के 1 मंत्री। तो लेकिन उसके हिसाब से ये चीज जस्टिफाई की जा रही है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं था? अभी तक नीतीश कुमार क्यों नहीं इस बात को माने हुए थे? क्यों उन्होंने कम रखा था? अचानक क्यों उन्होंने ऐसा कर दिया? तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दबाव आया है नड्डा जी की तरफ से, या फिर कोई बार्गेनिंग हुई है, नड्डा जी ने समझा दिया है कि आप ही को डिक्लेयर किया जाएगा, आप ही को बनाया जाएगा, कुछ भी है। लेकिन इससे मुझे जहां तक लग रहा है कि नीतीश काफी कमजोर मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इससे मैसेज यही जा रहा है कि नीतीश कुमार कमजोर हुए। 7 मंत्री अगर बीजेपी के बनते हैं और बीजेपी ने जिस तरह से अपना जो है कि जाति समीकरण साध लिया, इससे हर अलग अलग जात से जो देखिए कोरी समाज से और कोरी से उनको मंत्री बना दिया, जो है बंटू जो हैं, जिन्होंने अभी जो 19 तारीख को एक जो महासम्मेलन वहां पे आयोजित किया था, क्या नाम आपका, जो इनका समाज है, पूरा कुर्मी समाज जो है, कुर्मी एकता रैली के नाम, वो थे वो जेडीयू, और वो मेन करता धरता वही थे। तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के इशारे में इस तरह का महासम्मेलन किया गया हो सकता है, ताकि था ली जाए कि ये कुर्मी समाज जो है क्या वो टूट सकता है, क्या वो भाजपा की तरफ आ सकता है, या कि वो अभी भी नीतीश की तरफ है। हालांकि उसमें ये आवाज उठी थी जब बात की गई वहां से कि नीतीश कुमार वहां नहीं थे, बाई चांस नीतीश कुमार वहां नहीं थे, हालांकि पोस्टर जो है उनके लगे थे वहां पे। लेकिन यहाँ एक बात तो सामने आई से बात करके कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे हो, लेकिन वो बीमार रहने लगे हैं, तो निशांत कुमार अगर आते हैं पार्टी में राजनीति में, तो हम चाहते हैं वो चेहरा बने। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीछे से पीछे वो भाजपा काम कर रही है उनके इस वोट बैंक को तोड़ने के लिए, और मंटू को प्रधानमंत्री बनाना, मंत्री बनाना जो है कहीं ना कहीं इनाम देने की जैसी चीज मैं देख रहा हूं। इसके अलावा ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी संघ के माध्यम से काम करती है। अभी अनिल जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का इतना कोई स्कोप नहीं है, वहां कम्युनाइजेशन नहीं होता है। हमने देखा गिरिराज किशोर ने, जो गिरिराज सिंह है, उन्होंने किस तरह से यात्रा निकाली कुछ समय पहले वहां पूरी की पूरी पोलराइज करने के लिए, कम्युनलाइज करने के लिए। राष्ट्रीय सेवक संघ काम कर रहा है, खासकर रूरल बिहार में काम कर रहा है, और लोगों को समझा रहा है कि देखिए आपने हर किसी को मौका दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आपने कभी मौका नहीं दिया है, इसलिए मौका देके देखिए। डबल इंजन की सरकार की दुहाई दी जा रही है। इस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है। तीसरा फैक्टर मैं देखता हूं पीके का, जिसमें अभी आपका सी वोटर वाला जो सर्वे आया है, उसमें भी ये बात आई है कि तेजस्वी नीतीश का ग्राफ डाउन हो रहा है, तेजस्वी सबसे पॉपुलर है, लेकिन पीके की भी पॉपुलैरिटी हर कास्ट में है, हर कास्ट में है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको देखा जा सकता है बिहार के संदर्भ में। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी किस तरह पीके का इस्तेमाल कर सकती है, और वो जो है जेडीयू आरजेडी के सबको जो है कि वोट काटने का वो जो है प्रयास कर सकती है। तो मुझे लगता है इस बार बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी में है अपने अपने बूते पे सरकार बनाने के लिए। और अभी वो फिलहाल नीतीश कुमार को नाम अगर डिक्लेयर भी कर देती तो बाद में धोखा देना तो उनके लिए कोई ऐसी बात है, उनको लगे कि नहीं बीजेपी नीतीश के बिना हमें वोट नहीं मिलेगा, वोट ट्रांसफर नहीं होगा, तो हो सकता है नीतीश को वो कहे कि हाँ नहीं देर सबेर कह दें, लेकिन बाद में उनको डंप भी कर सकते हैं अगर उनके पास नंबर ऑफ सीट ज्यादा आ गई तो इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी इस बार दिल्ली के बाद अब बिहार पे कब्जा करने की पूरी तैयारी में है, और राष्ट्रीय सेवक संघ पूरा एक्टिव है। वहां पे हिंदुत्ववादी जो है कि लोगों को भेजा जा रहा है, वहां पे एक माहौल वहां पे पैदा किया जा रहा है। इसमें ये बात सही है कि बिहार बहुत ज्यादा सरचार्ज रहता है राजनीति के बारे में, हर बच्चा समझता है, जानता है, बूझता है। बहुत से वहां राजनीतिक सोशल आंदोलन हुए, राजनीतिक आंदोलन खासकर हुए हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रभाव डालती है आरएसएस के माध्यम से, वो जो है कि पूरा दिमाग आपका जो है कहीं ना कहीं घुमा देती है, हम लगातार ये बात को देख रहे हैं। और अच्छे खासे लोग जिनको हम समझते थे कि अरे ये तो बहुत ही समझदार और ऐसे हैं,
वो सीधे सीधे जो है उसी हिंदुत्व के टर्म पे बात करने लगते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर बन जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है चुनौतियां बहुत हैं। इसलिए मुझे लगता है जो एक सुझाव हुई, एक बात कही गई थी को पैनलिस्ट द्वारा कि अगर आरजेडी और अगर निशांत कुमार और जो है कि तेजस्वी का एक बन जाता है जोड़ी और इस तरह से एक माहौल वहां बनाया जाता है तो निश्चित रूप से तभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ जो है कि माहौल बन सकता है, उनको मात दी जा सकती है। वरना भारतीय जनता पार्टी हर कोशिश कर रही है कि अपने बूते पे वो यहाँ सरकार बनाए। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है। तो केपी मलिक जी, क्या ये तीन युवा चेहरे एक साथ आ सकते हैं? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो साथ है ही, और लेफ्ट पार्टियां भी हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर लेफ्ट पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पिछली बार की भी हम बात करें, और वहां पर वो बहुत सक्रिय है। और इसके साथ साथ अगर निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो जाती है तो क्या आपको लग रहा है कि फिर बीजेपी का तो कोई यहाँ पर एक तरह से किसी तरह का भी वो वापसी करें या जो वो ख्वाब देख रहे हैं वो अधूरा ही रह जाएगा? क्या आपको लगता है ऐसी कोई संभावना आप देख रहे हैं कि ये तीनों युवा चेहरे एक साथ और लेफ्ट पार्टी? पीयूष जी ने बहुत ही बारीकी से, बहुत ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से चीजें रखी हैं और मैं उनकी अधिकतर बातों से सहमत हूं। इसमें एक चीज है जो अनिल जी को दिखाई नहीं दे रही है या हमें भी दिल्ली में बैठे हुए दिखाई नहीं दे रही है कि आरएसएस जिस प्रकार से काम करता है वो दिखाई नहीं देता है। और उसमें खाली जो पीयूष जी ने एक बात कही है कि वो अभी लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो एक सामाजिक कार्य की तरह या सामाजिक एक संस्था की तरह वो काम कर रहे हैं। लेकिन एक और काम वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं जिसकी बानगी आपने दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में देखी कि वो जहां उनको लगता है कि भाजपा का विरोधी वोट है उसको कटवाने का काम भी कर रहे हैं, और जहां उनको लगता है कि हमारा वोट है उसको बनवाने का काम भी वो कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है राजीव कुमार जी चले गए हैं, दूसरे कुमार जी आ गए हैं, कुमारों की तो कमी यहां है नहीं, तो इसलिए वो वहां से उनको कोई दिक्कत है नहीं। तो ये काम भी बड़ी तादाद पे हो रहा है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का श्याम दाम दंडभेद का जो मामला है वो भी चल रहा है। लेकिन इन सारी चीजों पे भारी एक ही चीज पड़ती हुई मुझे नजर आ रही है, जो लास्ट में तस्दीक उसकी पीयूष जी ने भी की है और अनिल जी भी करते हैं, कि अगर नीतीश और निशांत और तेजस्वी एक साथ आते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। आपको यह समझना चाहिए कि नीतीश कुमार के जो बेटे निशांत हैं अभी तक वो कहीं दिखाई नहीं देते थे, कोई उनको जानता नहीं था। एकाएक जो वो आए हैं और मीडिया के माध्यम से लगातार वो अपील कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से लगातार बात कर रहे हैं, तो वो जताता है कि कहीं ना कहीं वो एक्टिव हैं और वो एट ए टाइम पे कोई ना कोई ऐसा निर्णय लेंगे नीतीश कुमार कि हो सकता है कि नीतीश कुमार पीछे हो जाएं और निशांत को आगे करके वो चुनाव में उतर जाएं। इस तरह की भी संभावना से मैं तो इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि मैंने पहले भी कहा आपको कि कोई भी निशांत की तरफ से, नीतीश की तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं कही जा रही है कि जिससे आरजेडी, लालू या तेजस्वी के साथ कोई तलखी दिखाई दे। जिस प्रकार से लगातार दूसरी पार्टियां या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल विपक्ष के ऊपर लगातार हमलावर रहते हैं, बिहार में वो चीज कम से कम हमें नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें चिराग पासवान की बात करें तो वो भी बहुत सहज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। उनको भी पता है कि अगर हम ज्यादा उछल कूद करेंगे तो हमारी पार्टी पिछली बार की तरह फिर टूट जाएगी। और मैं आपके चैनल पे भी कहता रहा हूं, बाकी जगह भी कहता रहा हूं कि चिराग पासवान के भी 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। नीतीश कुमार के आधे से अधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। आपने देखा होगा मांझी साहब खुद एक मंत्री बनाना चाहते थे, उनका मंत्री नहीं बनाए, तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये दूसरे पशुपतिनाथ पारस है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम वही एकनाथ शिंदे वाला प्रोग्राम यहां भी करेंगे। लेकिन शिंदे में और नीतीश में फर्क ये है कि नीतीश जी के पास ऑप्शन है निशांत के नाम का, उनके पास वो नहीं था।
दूसरी चीज, नवीन पटनायक का भी जो जिक्र हम करते हैं, नवीन पटनायक के बाद कोई इस तरह की चीज हमें दिखाई नहीं दी थी। अगर नवीन पटनायक के आगे भी वो अपने बेटे को या पार्टी को थोड़ा मजबूती से लेते, इतनी स्थिति खराब उड़ीसा में नहीं होती। तो मैं बुशरा जी साफ तौर पे कह सकता हूं कि बिहार में राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी आसान नहीं है। एक और बड़ा कारण मैं देखता हूं, जैसे कि अनिल जी ने पहले कहा था कि शायद सुशील मोदी होते पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनकी अपनी एक साख थी, उनका अपना एक क्षेत्र था, उनका अपना एक वहां पे जलवा जलाल भारतीय जनता पार्टी के रूप में था। अब वो है नहीं इस दुनिया में। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई आरएसएस की मानसिकता का, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का कोई नेता बिहार में ना होना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये जितने भी नेता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, अब सम्राट चौधरी को आप कैसे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैसे नेता है, शकुनी चौधरी के बेटे हैं वो, और वो तो लालू के खास हुआ करते थे, कि ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आज जो है ये सब उधार के नेता है। ये कल को कहां पलटी मार जाएंगे सत्ता के लालच में, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो ये मुश्किलात भी भारतीय जनता पार्टी को बिहार में देखनी पड़ रही है। इसके अलावा बहुत सारे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन क्या वो इसमें सफल हो पाएगी। अंत में एक जिक्र मैं और करना चाहता हूं कि जैसे पीके को भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक रूप से लॉन्च किया था बिहार में, वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर रहा है, उसकी तस्दीक भी अनिल जी ने की है। अभी पीके को वहां से हटा के तमिलनाडु भेजा गया है और वो तमिलनाडु में तैयारी कर रहे हैं। तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही है, अंदर ही अंदर, अभी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। और मेरे सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि हो सकता है अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तमिलनाडु या उसके आसपास के किसी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उत्तर भारत के तमाम जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं वहां पे वो सब जगह चुनाव जीत चुकी है, लगभग अधिक राज्यों में सरकारें बना चुकी है। अब उसकी नजर साउथ में है, चाहे पश्चिम का एरिया हो चाहे उत्तर का एरिया हो, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है, लेकिन दक्षिण उनके कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। तो दक्षिण में कंट्रोल करने के लिए नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है और उसमें संघ उनके साथ तेजी से साथ दे रहा है। इसीलिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष में तमाम तलखी संघ और भाजपा के बीच में बन रही थी, वो मुझे लगता है एक सहमति बनेगी किसी दक्षिण के राज्य के भाजपा नेता के रूप में। जी बुशरा जी। बिल्कुल महत्वपूर्ण फैक्ट आपने यहाँ पर रखा है कि अब नजर जो है भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण में है, क्योंकि इधर तो पूरा सैचुरेशन हो चुका है। कई बार यहाँ पर सरकारें बन चुकी हैं और जहां नहीं थी वहां पर भी सरकार बना ली। जैसे दिल्ली की अगर हम बात करते हैं और जो बाकी राज्य हैं हिंदी पट्टी के, वहां तो उनकी कई बार से सरकार है और लगातार वो उसमें कामयाब हो रहे हैं। और अब उनकी बिहार पे नजर इसलिए है क्योंकि बिहार का जाना भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि बिहार का जाना यानी कि दिल्ली की सत्ता का हिल जाना अनिल जी। और ऐसे में क्या निशांत एक तुर्क का इक्का लेकर आए हैं? क्या आपको लगता है कि लास्ट मोमेंट तक नीतीश कुमार अपने पत्ते नहीं खोलेंगे? बीजेपी को भले ही लग रहा हो कि उन्होंने नीतीश कुमार को अपना पपेट बना लिया है और वो जैसे चाह रहे हैं उनको घुमा रहे हैं, और बिल्कुल वो कभी पैर छूते नजर आते हैं, कभी हाथ टटोलते हुए नजर आते हैं, मोदी का जाप करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो राजनीतिक ऐसे घाघ हैं कि वो अपने पत्ते ऐसे नहीं खोलने जा रहे हैं? क्योंकि वो शख्स जिसको संयोजक नहीं बनाया गया था तो पलटी मार लेता है, तो क्या जिसको मुख्यमंत्री ना बनाया जाए या फिर वो तमाम संभावनाएं उसके सामने रखी जाए कि भाई आप चेहरा तो होंगे, इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन आपको इनाम नहीं मिलेगा, वो ऐसे ही बस बीजेपी के कहने पर चुनाव लड़ लेंगे? देखिए, ये तो आपने ये संयोजक वाला था ना, ये तो प्रचार था। अब वो गए हैं उन दूसरी वजहों से, वहां पर ईडी के छापे पड़ रहे थे, ये क्या कहते हैं ललन सिंह के रिश्तेदारों पर और उनके लोगों पर। इसकी वजह से असल में क्या होता है कि मीडिया अपना रोल नहीं कर रहा है। मीडिया की चर्चा हर एक ये में बहस में जरूर करिए कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये आरएसएस से बड़ा फैक्टर है। आप कुछ बोल रहे हो जी। मीडिया अपना रोल नहीं निभा रहा है, तो क्या मीडिया के यहाँ छापे पड़वाना चाहते हैं आप? अब छापे नहीं, उसके यहाँ लोगों के छापे पड़ने चाहिए। हम लोगों को छापा डालना चाहिए उनके पास कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये लोग जो करोड़ों रुपया ले रहा है, ये लोग क्या कर रहा है, इसके क्या संपत्ति है। अब तो देखिए, आप पुराने तरीके से अगर आप मीडिया को बचाना चाहते हैं, नहीं बचने वाला है। अब ये होना चाहिए कि जो 10 नामी पत्रकार हैं उनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए।
इनके कहाँ फ्लैट्स हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद ये पता चलना चाहिए कि सैलरी क्या है, ये ठीक से टैक्स दे रहा है या नहीं, और इनके रिश्तेदार कहाँ पर कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, किसी का हस्बैंड कहीं पोस्टेड तो नहीं है, कहीं से पैसा तो नहीं ले रहा है, किसी की वाइफ जो है जो कहीं क्या कहते हैं सरकारी दफ्तर में कुछ बन करके पैसा कमा रही है, ये सब उनके रिश्तेदारों को क्या हो रहा है। अब आप वो पुराने तरीके से जो मीडिया की आज़ादी चाहते हैं वो नहीं चाहिए, सोशल ऑडिट होना चाहिए उनका कि ये जो है, और ये जो इनकी संपत्ति बढ़ रही है तो सच में एडवर्टीजमेंट का है या नीचे से पैसा आया है। ये जो बड़े बड़े जो घराने हैं, लगाया जा सकता है फिर कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करना चाहते हैं या उसको आप नहीं। कम करना चाहते हैं? नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है क्या कि दलाली की फ्रीडम थोड़े है, और या जनता को तो हक है, हमको ये पूछने का हक है या नहीं कि कहाँ से पैसा ला रहे हो भाई। और ये जो है सो स्पॉन्सर कौन कर रहा है गाजा में जो है सो आपका हवाई जहाज जा करके ले करके ये जो क्या कहते हैं जो रिपोर्टिंग चल रही है, कौन पैसा दे रहा है? अमेरिकन एम्बेसी तो नहीं इसको स्पॉन्सर कर रहा है, ये तो पता करना पड़ेगा ना भाई। ये जो है ये सब जो है बिहार में जो है, और यहाँ पर क्या कहते हैं लोग जो है बुलडोजर चल रहा है, उस पर कोई रिपोर्टर नहीं भेजता है, और ये चला जाता है यूक्रेन युद्ध कवर करने के लिए गाजा। आपको क्या ये मन में नहीं आता है कि ये पैसे कहाँ से आ सकते हैं? हमने भी तो 60 वर्ष की उम्र में मैंने ये क्या कहते हैं मतलब 2 साल एक्सटेंशन पर रहा हूँ, और सब दिन नौकरी में ही रहा, मतलब अखबारों में। ये मैं और अखबार और इलेक्ट्रॉनिक चैनल दोनों रह चुका हूँ, कोई दूसरा काम नहीं किया। लेकिन हमको भी ये आश्चर्य होता है, और ऐसे पोजीशंस में भी रहा हूँ जो पता चलता है कि आप ये डिसीजन ऐसे नहीं ले सकते, मतलब बिना अगर इकोनॉमिक ये इम्प्लीकेशन के गाजा में कौन पैसा दे रहा है। अरे ये सब सवाल हमको करने चाहिए। क्या है कि हमारी भी मेधा शक्ति कुंद हो गई है इनको देखते देखते। यही जो है सो मुसलमान चैनल उठाइए, खाली यही बात करेगा कि औरंगजेब का नाम मिटाया जा रहा है दिल्ली में, और मुगलों का क्या होगा। अरे मुगल का तो जो होना था हुआ, लेकिन ये जो है हमारा क्या होगा ये देखो। तो ये जो है, और अभी मैंने कुछ सुना कि ये जो है एक बहुत ही स्वनामधन पत्रकार है, वो दूरदर्शन में 14 करोड़ रुपया, अगर ये अफवाह भी हो सकती है, और उनकी बहाली होने वाली है, किसी ने मुझको फोन करके बताया। तो ये जो है ये सब कहाँ से हो रहा है, कौन ला रहा है, कौन पैसे दे रहा है, ये सब पता करना चाहिए। अब पत्रकारिता आपको करनी पड़ेगी, या वो पुराने वाली पत्रकारिता से कि गए आराम से खबर लेकर के चले आए, ऑफिसर भी आपको सब बता दे रहा है, नहीं है, सब ढक लिया। एससी वोटर की आप बात कर रही है ना, एससी वोटर भी ये पॉलिटिक्स कर रहा है कि कह रहा है कि नीतीश तो गिर रहे हैं, मतलब कि नीतीश की जो वैल्यू है वो कम कर रहा है ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर न रहे इसमें। एससी वोटर वगैरह सब ऐसे ही सब है, नाम लेना नहीं चाहिए, मतलब ये गलत है। लेकिन मैं अब क्या करूं, मतलब मुझको मतलब निकल जाता है, मैं ज्यादा ये नहीं रहता, तो इसीलिए वो कहा ये क्या कर रहा है, ये पॉलिटिक्स है कि तेजस्वी बढ़ रहा है तो एनडीए में जो है आज नीतीश घट रहे हैं, तो एनडीए में मतलब नीतीश को मतलब नहीं है, बीजेपी को उनको फाइट करनी है, और इनकी हैसियत ही नहीं है, वो जो बार्गेनिंग पावर है उनकी कम करना चाह रहे हैं। कौन सा ये एक भी इनका जो है सर्वे आपको सही कभी नजर आया है? ये वो भी पॉलिटिक्स करते हैं, इनका भी सोशल ऑडिट होना चाहिए कि ये जो है सर्वे करने के लिए कौन पैसा दिया है, कौन स्पॉन्सर किया है। आप तो मीडिया में हैं, आपको, और सब लोग मीडिया के ही बड़े लोग हैं, मैं तो छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं तो आपको कहूँ कि ये जो है सब बड़े लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि एक भी प्रोग्राम आप बनाती हैं, आप यूट्यूब चैनल्स का छोड़ दीजिए क्योंकि आपका पैसा ही नहीं लगता है बनाने का, लेकिन मैं तो चैनल का आउटपुट एडिटर रह चुका हूँ, आउटपुट हेड कर चुका हूँ, और एक प्रोग्राम के बारे में वो जो है पर्सनल डिपार्टमेंट और उसका एचआर वाला और ये सब आकर के इकोनॉमी वो सब पैसा इसमें कितना खर्चा कर रहे हैं आप, मतलब जो कवर करेंगे उसका अगर कोई स्पेशल प्रोग्राम बनाना होता है तो ये बिना प्रोग्राम कहाँ से ये सर्वे कौन दे रहा है पैसा, कि नीतीश को गिराने के लिए कौन पैसा दे रहा है, ये पता करना चाहिए। सर्वे वगैरह भी फ्री में कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है कि इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, इनकी घट गई, कौन पैसा दे रहा है ये पॉपुलैरिटी घटाने बढ़ाने के लिए, ये भी जांच होनी चाहिए। ये सब कुछ नहीं, मैं आपको पक्का मतलब मेरा जो अंदाजा है बीजेपी बहुत दिक्कत में है, पीके को विड्रॉ करेगी, आपको मैं बता रहा हूँ बीजेपी,
बीजेपी ने वहाँ ट्राई किया, एक कंफ्यूजन क्रिएट जरूर किया। इस बीच में जो मतलब नीतीश कुमार जो एंटी गवर्नमेंट या मोदी के खिलाफ जो वहाँ वातावरण मतलब लोग आंदोलन वगैरह करते हैं, उस आंदोलन को ठंडा करने का काम, क्योंकि इसको तो इस जीरो ये इसका प्रेजेंस है, लेकिन उसके बाद ये जो है हर एक चैनल में इंटरव्यू दे रहा है। अभी तो नया मीडिया का चला है। दीपंकर भट्टाचार्य के क्या कहते हैं इतने एमएलए हैं, लेकिन उसका कोई इंटरव्यू किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं देखा है आपने? बताइए। दीपंकर तो एक पार्टी को हेड कर रहा है ना, जिसमें कि एमएलए हैं, चौथा पांचवा नंबर की पार्टी है वहाँ ये में विधानसभा में, लेकिन उसका देखा है पीके का जीरो है, कोई नहीं, कॉर्पोरेटर भी नहीं है, लेकिन उसका सब जगह इंटरव्यू चल रहा है। क्या है हमको तो जी बिल्कुल, ये तो अनिल जी ये तो साफ पता चल रहा है, ये सारी चीजें पूरी तरीके से प्लांटेड है, इसमें कोई अब ढकी छुपी कोई बात नहीं है। ये मीडिया चैनल कैसे काम करते हैं ये भी हम सबको पता है। जी एक लास्ट लाइन की जो मंच पर दिखता है ना, तो नेपथ्य में जाइए, खबरें नेपथ्य में है, ये मंच पर नहीं है। मंच तो कठपुतली है, ये सब कठपुतलियों का डांस देखने से कोई मतलब नहीं है। वो जो कठपुतली नचा रहा है उनके बारे में पता करिए, अडानी का कितना पैसा कहाँ लगा हुआ है, ये सब चर्चा खोल करके करिए। जब भी करिए नीतीश हट जाएंगे या वो हट जाएंगे, इससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब चर्चा हो तो ये नीतीश सबके पीछे कौन है, क्या है, अडानी जी का क्या है, ये सब जोड़िएगा तो बिहार की भी तस्वीर आपको सब तस्वीर साफ नजर आएगी। और उसके बाद चुनाव आयोग है ही, ज्ञानेश कुमार सबसे खराब निकलेंगे, राजीव कुमार को बीट करेंगे, ये आपको मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, लोगों को भी ऐसी उम्मीद है, लोगों को भी ऐसी ही उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं जिनको ऐसी उम्मीद है, लोगों को भी ये उम्मीद है। जिस तरह से वो कुंभ में डुबकी लगाने गए, जो तस्वीरें उनकी सामने आ रही हैं, और जो उससे पहले वो जिस तरह से चाहे राम मंदिर की जो कमेटी थी या 370 से लेकर तमाम अहम मसलों पर वो बिल्कुल राइट हैंड रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के, तो ऐसे में तो किसी को कोई दो राय नहीं है। राजीव कुमार का तो शायद इस तरह का कोई इतिहास नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या काम किया, तो वो पहला चुनाव होगा ज्ञानेश कुमार का बिहार का, और वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो तोहफा जरूर दें। और ऐसे में जो विपक्ष है उसके पास भी उसके लिए चुनौतियां का अंबार है। चुनौतियां ये नहीं कि मुद्दे, बल्कि चुनौतियां ये कि कैसे जो संवैधानिक संस्थाएं उसका दुरुपयोग जो सरकार कर रही है, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड उसके पास नहीं है, उस सब के बाद वो कैसे परफॉर्म करे। लोगों को ये भी देखना चाहिए, जब लोग ये शिकायत करते हैं कि अरे विपक्ष क्या कर रहा है, अरे होगा तो वही जो मोदी चाहेगा, इस तरह की तमाम बातें कही जाती रही हैं, कमेंट बॉक्स में भी लोग लिख कर जाते हैं, लेकिन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि विपक्ष के पास या वो उन लोगों के पास जो बीजेपी के साथ खड़े नहीं हैं या फिर जो दूसरी तरह की जो सियासत करते हैं, उनके पास चुनौतियां बहुत हैं। उनको ईडी सीबीआई आईटी का डर है, जेल भेजे जाने का डर है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग है, उनको कैसे कठपुतली बनाकर सरकार ये तमाम काम कर रही है, पैसे का दुरुपयोग, साम दाम दंड भेद, बल और पावर सबका इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और उस सब के बाद भी अगर लड़ता हुआ भी विपक्ष नजर आ रहा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, और उन लोगों की भी जो इस सब से डर नहीं रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं, जो अभी आपके सामने भी ये 3 लोग नजर आ रहे हैं, ये भी उनमें से वही लोग हैं। और आखिरी कमेंट 30 सेकंड में, पीयूष जी वक्त की कमी है, क्या कहेंगे आप लास्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा बदल गया, लेकिन लौटेंगे बिहार पर, और लास्ट कमेंट आपका। तो देखिए बुशरा जी, अनिल जी जो बात कह रहे थे उसमें वो बात सही है बिल्कुल, ये पूरी की पूरी, लेकिन ये मोडस ऑपरेंडाई हो गया है पूरा भारतीय जनता पार्टी का। सिस्टम को कैसे मैनिपुलेट करना है, वो चाहे पीके को ला के, पीके के माध्यम से, किसी और माध्यम से, इलेक्शन कमीशन से, और या जो है कि तमाम तरीकों से जो है। अब जाके सी वोटर का बात है, ये बात दीगर है कि कहीं ना कहीं कोई स्पॉन्सर है, इनके पीछे भी, सबके पीछे है, लेकिन वो जो डेली जो पल्स लेते हैं लोगों की, उससे कहीं ना कहीं जो देखिए क्या हो रहा है, एंड रिजल्ट क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा चुनाव प्रभावित हो रहा है। तो इसको काउंटर करने का मैकेनिज्म तो ये विकास को डेवलप करना पड़ेगा। हमने दिल्ली में ही देखा, सी वोटर लगातार जो है कि वो हर हफ्ते में जो है कि एक वो लफ्ज जो देख रहा था, पल्स ऑफ द पीपल करके जो है कि उसमें वो लगातार बढ़त भाजपा को दिखा रहा था हर चीज में। अंत में हुआ क्या, जबकि ये लगा था कि शायद दोनों, और वोट परसेंटेज भी लगभग बराबर दोनों का रहा,
लेकिन जो है कि वो उसको मदद मिल गई इन चीजों से भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मैनिपुलेट करने में और सत्ता में आने में। तो खतरा ये है, देखिए ये तो बात सही है कि पीके हो कोई और हो, भाजपा सत्ता इस्तेमाल कर रही है पूरी तरीके से, विपक्ष को बिल्कुल नेस्त नाबूद करना चाहती है, तो एक छत्र राज करना चाहती है। लेकिन अब हमको वही काउंटर करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट सब टाइम रहते अगर एक साथ आ जाते हैं, एक माहौल बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो वही जो है इसको काउंटर कर सकता है। बिल्कुल, और यही देखना होगा कि क्या रणनीति बनाई जाएगी उनकी तरफ से और आगे किस तरह से चुनाव बढ़ेगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रूशियल टाइम है आगे, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, मलिक जी आपका, पीयूष जी आपका, अनिल जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।